हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी होम। फ्रेंड्स, सामान्य विज्ञान टॉप 1000 एमसीक्यूज के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है पादप कार्यकी। और पादप कार्यकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पौधों में पोषण, पौधों के हार्मोन, जनन और पौधों के आर्थिक महत्वों के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें हम ऐसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि पिछले 30 वर्षों में लगातार क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शंस हैं लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। तो फ्रेंड्स, पर्णहरित जिसको इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, ये हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला एक तत्व है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही हरे पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा खाना बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इसको हम आगे समझेंगे। तो क्लोरोफिल में जो मुख्य तत्व पाया जाता है वो होता है मैग्नीशियम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मैग्नीशियम सबसे मुख्य मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। जब हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस दौरान क्या होता है? नाइट्रोजन लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, या फिर ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, या फिर ऑक्सीजन लेना व नाइट्रोजन छोड़ना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बात की कि पौधों की हरी पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उसकी उपस्थिति के कारण पौधे अपना भोजन बनाते हैं पत्तियों के अंदर। तो पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं, छेद होते हैं जो छोटे छोटे, उनके द्वारा पत्तियां वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और जड़ों के द्वारा जल पहुंचता है। तो इस तरह से प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो पौधों की पत्तियां हैं वो भोजन बनाती हैं। तो इस रिएक्शन को दिखाया जाता है। इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 जल के अणु क्रिया करते हैं क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो ये बन जाता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज और प्लस 6O2 और ऑक्सीजन के 6 अणु बनते हैं। तो इस तरह से हम इस फोटोसिंथेसिस की क्रिया को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही है और ऑक्सीजन छोड़ी जा रही है। ऑक्सीजन मुक्त होती है इस क्रिया में। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गैसों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या N2 नाइट्रोजन, या फिर O2 ऑक्सीजन। तो जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की हरे हरी पत्तियों के अंदर, तो वो क्रिया हमने देखी थी कि उसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 जल के अणु क्रिया करते हैं प्रकाश यानी सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो इस तरह से बनता है यहाँ पे ग्लूकोज और 6 कार्बन के अणु मुक्त होते हैं इसमें। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा निम्नलिखित गैसों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है और इसके बाद जब ये क्रिया हो जाती है जल के साथ, जल लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है वायु से और जल लिया जाता है जड़ों के द्वारा भूमि से, और इस तरह से ये क्रिया होती है और फिर 6 इसमें ऑक्सीजन के अणु मुक्त कर दिए जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आवश्यक गैस है CO2।
और ये क्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, यानी क्लोरोफिल भी यहाँ पर एक आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है। ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है या रिलीज होती है, वो कहाँ से आती है? तो ऑप्शन है जल से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से, या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जल से। जो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होती है वो आती है जल से। क्वेश्चन है प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? यानी कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन से रंग का प्रकाश अवशोषित करते हैं तीव्रता से? तो ऑप्शन है बैंगनी और नारंगी, नीला और लाल, इंडिगो और पीला और बैंगनी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे नीला और लाल रंग का के प्रकाश का तीव्रता से अवशोषण करते हैं, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया तीव्र गति से होती है। और इसके अलावा पौधे की जो हरी पत्तियां हैं वो हरे रंग का अवशोषण नहीं करती हैं, इस वजह से हरा रंग रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों को दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर है नीला और लाल, पौधों द्वारा तीव्रता से अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है कहाँ से? घास से, शैवालों से, वृक्षों से, या फिर धान के खेतों से। तो फ्रेंड्स, जो पृथ्वी पर जितनी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें से 90% जो क्रिया होती है वो होती है जलीय पौधों के द्वारा। जलीय पौधों और शैवालों के द्वारा होती है ये। और इसमें से भी 90% में से 85% होती है समुद्र के अंदर, समुद्र में, ये शैवालों के द्वारा होती है। और जो बाकी की 5% है वो नदियों में, तालाबों आदि में होती है। तो आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि जो पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन की उत्पत्ति है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण ना करें तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों के द्वारा होता है। तो इसलिए जो ऑक्सीजन की उत्पत्ति है, उत्पादन जो होता है पृथ्वी पर अधिकांश होता है शैवालों के द्वारा, जो कि आप देख सकते हैं 90% होता है। बाकी जो 10% का जो प्रकाश संश्लेषण है वो बाकी स्थलीय पौधों के द्वारा होता है, और 90% जलीय पौधों के द्वारा और शैवालों आदि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, या फिर दिन में, और या फिर रात्रि में, दोनों में से एक में होता है, या फिर दिन में और रात्रि दोनों में होता है, या फिर केवल दिन में होता है। तो फ्रेंड्स, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जैसे कि हमने पीछे जाना कि हरे पौधों में होने वाली क्रिया है, और जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और इस क्रिया में प्रकाश ही उनको ऊर्जा प्रदान करता है। तो प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, लेकिन जो समुद्री शैवाल होते हैं वो रात्रि के दौरान भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा। वैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा से जो प्रकाश आता है वो सूर्य का प्रकाश ही रिफ्लेक्ट होकर आता है। तो समुद्री शैवाल रात्रि के दौरान चंद्रमा के प्रकाश में भी अपना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। और इसके अलावा विद्युत प्रकाश, जो कृत्रिम प्रकाश है, जो विद्युत प्रकाश के द्वारा भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में और रात में दोनों में होती है। दिन में सूर्य के प्रकाश के द्वारा, और रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा समुद्री शैवाल ये प्रक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पे होता है? ये न्यूक्लियस में, या यानी कि सेल के केंद्रक में,
यानी जो कोशिका का केंद्रक होता है, न्यूक्लियस कहते हैं उसे, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर क्लोरोप्लास्ट में या फिर पेरोक्सिसोम में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में। जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, और क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका का एक अंग है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और वहीं पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। ऑप्शन है बैंगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश या फिर हरा प्रकाश। तो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश का प्रभाव तीन प्रकार से पड़ता है। एक तो प्रकाश की इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, कितना तीव्र प्रकाश है। दूसरा प्रकाश की क्वालिटी पे निर्भर करता है। और तीसरा ड्यूरेशन मतलब कितनी देर तक प्रकाश पड़ता है। तो दुर्बल प्रकाश में जब मतलब इंटेंसिटी उसकी तीव्रता कम होती है तो संभवतः जो उसके पत्तियों के स्टोमेटा होते हैं, पर्णरंध्र होते हैं, वो खुल नहीं पाते हैं और गैसीय विसरण बहुत धीमी गति से होता है। तो इस कारण से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है, तीव्रता उसकी बढ़ती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाती है और उसकी गति बढ़ने लगती है। तो अगर तरंगदैर्ध्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश में होती है और उसके बाद फिर बैंगनी प्रकाश में होती है। हालांकि जो पत्तियां हैं वो सबसे ज्यादा मतलब जो क्लोरोफिल होता है वो सबसे ज्यादा बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करता है और दूसरे नंबर पे फिर लाल प्रकाश को करता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो लाल प्रकाश में ही होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लाल प्रकाश। क्वेश्चन है, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है, क्योंकि? ऑप्शन है मृदा से जल वायु अंगों में नहीं पहुंच पाता। दूसरा, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। या फिर वृक्ष मृदा जीवाणुओं से संक्रमित हो जाता है। या फिर जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो पाता। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम जानते हैं कि पौधों में दो प्रकार के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं। एक तो होता है फ्लोएम 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 और दूसरा होता है जाइलम जाइलम। तो जब किसी वृक्ष की जो छाल है उसकी जो सबसे आंतरिक परत होती है वो होती है फ्लोएम। और फ्लोएम का कार्य होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों की पत्तियों में, उसमें जो घुलनशील कार्बनिक पदार्थ बनते हैं उनका परिवहन करना, मतलब उन्हें पौधों के विभिन्न हिस्सों तक ले जाना और यहाँ तक कि जड़ों तक ले जाना। तो जब ये वृक्ष की जो चारों तरफ की जो छाल है वो हटा दी जाएगी तो उससे फ्लोएम जो वृक्ष की छाल के नीचे जो फ्लोएम होता है वो भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा। और इस तरह से जो पत्तियों के अंदर जो भोजन बनता है और जो भी पोषक तत्व बनते हैं वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाते। इस वजह से वो पौधा सूख कर मर जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। उत्तराखंड की पीसीएस 2005 की परीक्षा में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स पौधों में विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्व बताए गए हैं, जिनमें से 9 तत्व की जरूरत ज्यादा मात्रा में पड़ती है, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं ये तत्व, इनकी आवश्यकता ज्यादा मात्रा में पड़ती है। और 8 तत्व ऐसे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, यानी कि कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। तो वो 9 तत्व हैं जैसे कि, और इन 9 तत्वों को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्राथमिक प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो प्राइमरी में आते हैं हमारे नाइट्रोजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस फॉस्फोरस पोटेशियम, पोटेशियम को कैसे डिनोट करते हैं?
कार्बन को C से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा जो सेकेंडरी तत्व हैं वो हैं कैल्शियम, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mn और सल्फर। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन 8 तत्व ऐसे हैं जिनकी कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। वो हैं लौह है यानी कि आयरन, आयरन है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये माइक्रो आयरन है, जिंक है Zn, बोरोन है, मैग्नीज है और तांबा है, कॉपर, तांबा, मॉलिब्डेनम है और निकेल है। इसके अलावा क्लोरीन है। तो ये 8 तत्व पौधों को कम अल्प मात्रा में जरूरत होती है और ये 9 तत्वों की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें सोडियम कहीं पर नहीं है। आप देख सकते हैं, हमने बात की यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों की। तो जो पोषक तत्व जरूरत नहीं होती जिसकी पौधों के विकास के लिए, वो है सोडियम। बाकी पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम तीनों है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से परजीवी पौधे की पहचान करें। ऑप्शन है घटपर्णी, अमरबेल, ब्लेडरवर्ट और सूरजमुखी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं परजीवी पौधा। परजीवी पौधा वो होता है जिसमें जिसकी पत्तियों में हरे रंग का क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इस वजह से वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है और इसलिए उसको दूसरे पौधों पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसलिए उसको परजीवी कहते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है अमरबेल। अमरबेल एक परजीवी पौधा है और जिसका तना पतला, दुर्बल और पीले रंग का होता है। इसमें पत्तियां नहीं पाई जाती और इसमें चूसक अंग होते हैं, जिससे कि ये जो होस्ट पौधा होता है, जो इनका पोषक होता है जिस पे ये डिपेंड करते हैं, उस पे लिपट कर अपने चूसक अंगों से उसमें से भोजन, खनिज लवण और जल आदि को चूसते रहते हैं। तो ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो इसका उदाहरण है अमरबेल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन या फिर जिब्रेलिन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंसुलिन जो होता है वो पैंक्रियाज के अंदर बनता है और हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर, हमारे ब्लड के अंदर शुगर के जो लेवल है उसको मेंटेन रखता है। और अगर इंसुलिन कम बनता है हमारे शरीर के अंदर तो हमें डायबिटीज़ रोग हो जाता है। बाकी इसके अलावा साइटोकाइनिन, एथिलीन जिसको इथाइलिन भी बोलते हैं और जिब्रेलिन, ये बाकी तीनों पादप हार्मोन हैं। लेकिन इंसुलिन एक पादप हार्मोन नहीं है, ये एक मानव के स्वास्थ्य से संबंधित हार्मोन है। तो इसका आंसर सी सही होगा, इंसुलिन। नेक्स्ट है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो ऑप्शन है एस्बिसिक एसिड, एथिलीन, गिब्बरलिंस या फिर ऑक्जिन्स। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एथिलीन। एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है और ये हरे फलों को पकाने के काम आता है। हरे फलों को पकाने में इसका यूज होता है। एथिलीन, इसको इथाइलिन भी बोलते हैं। और बाकी जो ये ऑप्शंस हैं, एस्बिसिक एसिड, गिबरेलिंस और ऑक्जिन्स, ये तीनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी एथिलीन गैस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है एसिटिलीन, ईथेन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, कच्चे फलों को पकाने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक पाया जाता है, आर्सेनिक। और इसके अलावा फास्फोरस पाया जाता है, फास्फोरस। तो कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में मौजूद नमी से क्रिया करके बनाता है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस बनाता है और एसिटिलीन के द्वारा फिर फल पकते हैं। लेकिन एसिटिलीन जो गैस है वो फूड
प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल 1955 में आया था। इसके अनुसार ये प्रतिबंधित है, इस पर बैन है एसिटिलीन पे। और इसके अलावा जो एथिलीन है गैस या पादप हार्मोन है एथिलीन, उसके द्वारा फलों को पकाया जाता है और वो स्वीकार्य भी है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इन ऑप्शंस में आंसर होगा एसिटिलीन, कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचन एक उन्नत किस्म है अंगूर का, आंवला का, अमरूद का या फिर आम का? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है आंवला का। कंचन जो किस्म है वो है आंवले की। और आंवला फल औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसके अलावा कंचन के अलावा इसकी जो किस्म है कृष्णा है, बनारसी है, तो ये सभी आंवले की किस्म है, कंचन, कृष्णा, बनारसी। नेक्स्ट है, को 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है गेहूं की, कपास की, मक्का की या फिर गन्ना की? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गन्ना की। को 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है गन्ने की, और यह प्रजाति पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है जीवाणु से, लाइकेन से, विषाणु से या फिर उपयुक्त में से किसी से नहीं? तो फ्रेंड्स किसी विलेन की जांच करने के लिए कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, हम लिटमस सूचक का इस्तेमाल करते हैं, और ये लिटमस सूचक हमें प्राप्त होता है लाइकेन से। लाइकेन थैलाफाइटा थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से ये हम को प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन सा पेट्रोपादप भी है? अरहर, मटर, चना और करंज। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जान लेते हैं कि पेट्रोपादप क्या है। पेट्रोपादप वो पादपों का वर्ग है जिसके उत्पादों को हम पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में यूज कर सकते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से ऐसा पादप है करंज। करंज फलीदार होने के साथ साथ पेट्रोपादप भी है, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है पोंगेमिया पिन्नेटा। पोंगेमिया पिन्नेटा। और इससे पोंगेमिया तेल प्राप्त होता है जो कि बायोडीजल का एक स्रोत है। तो इसका सही आंसर है करंज, एक पेट्रोपादप है। नेक्स्ट है, वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं। यानी पेट्रोक्रॉप्स में जो पौधे आते हैं उनमें ऐसा क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स या हाइड्रोकार्बन्स, प्रोटीन या फिर लिपिड्स उनमें पाया जाता है। तो ये कूट के हिसाब से आंसर करना है कि एक दो तीन चीजें पाई जाती हैं, या फिर दो और चार पाई जाती हैं, या एक तीन चार, या फिर दो तीन चार। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पेट्रोकॉप्स में वो पौधे आते हैं जो जिनमें हाइड्रोकार्बन्स पाया जाता है, हाइड्रोकार्बन्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, साथ में लिपिड्स यानी कि मोम कह सकते हो आप, वसा कह सकते हो, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जैट्रोफा। जैट्रोफा को पेट्रोक्रॉप्स के अंदर रखा गया है जो कि बायोडीजल का स्रोत है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में? तो फ्रेंड्स देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है काकीनाडा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। काकीनाडा पड़ता है आंध्र प्रदेश में, एपी। तो ऑप्शन होगा ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? गन्ना का, सफेद मूसली का, सनाई का या फिर रतनजोत का? तो फ्रेंड्स बायोडीजल बनाने में रतनजोत, जिसको हम जैट्रोफा भी कहते हैं, जैट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। और इस पौधे के बीजों से बायोडीजल प्राप्त करते हैं जो कि ऊर्जा के एक प्रमुख स्रोत है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण इसकी कृषि की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। और
इसके अलावा ये एक आवर्तबीजी पौधा है जिसके जीवन काल में अन्य जो नकदी फसल होती हैं उनकी अपेक्षा कम जल की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इसकी खेती की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रतनजोत या फिर जैट्रोफा। नेक्स्ट है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? आलू से, चावल से, गन्ना से या फिर गेहूं से? तो फ्रेंड्स, जो ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है एथेनॉल, उसको हम गन्ना और मक्का से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है गन्ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, शीतल पेयों जैसे कि कोला में पर्याप्त मात्रा होती है कैफीन की, निकोटीन की, टैनिन की या फिर रेनिन की? तो फ्रेंड्स, शीतल पेय जैसे कि कोला या जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें कैफीन की मात्रा मिलती है। कैफीन कैफीन एक एल्कलॉइड होता है, उसकी पर्याप्त मात्रा होती है। दूसरा, निकोटीन की बात करें तो निकोटीन मिलता है तंबाकू की पत्तियों से, और जबकि टैनिन कच्चे फलों में पाया जाता है। और जो रेनिन है, रेनिन एक एंजाइम है जो कि शिशुओं में दूध को पचाता है। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन, जो कि शिशुओं में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा ए, कैफीन की। पेय पदार्थों जैसे कि कोला में कैफीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है कैफीन, फेनिलएलनिन, ब्रुशीन या फिर थियोब्रामिन ब्रोमीन? तो फ्रेंड्स, कैफीन एक मनोस्फूर्तिदायक और या फिर मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली एक उत्तेजक औषधि होती है, और यह मुख्य रूप से कॉफ़ी के बीजों में और चाय की पत्तियों में पाई जाती है। इसके अलावा ये जो शीतल पेय होते हैं कोला वगैरह, उनमें भी प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए, कैफीन। नेक्स्ट है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का प्रमुख, मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, हाँ, आयोडीन का मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत है समुद्री घास। समुद्री घास जिसके नाम हैं कैल्प, नोरी, कंबू और वैकेम। और इसके अलावा जो आयोडीन के स्रोत हैं उनमें आते हैं सी फूड, जो समुद्र से प्राप्त उत्पाद हैं। सी फूड है, डेयरी उत्पाद है, डेयरी उत्पाद खासकर दूध। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, आयोडीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? तुलसी से, नींबू से, नीम से या फिर हल्दी से? तो फ्रेंड्स, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ प्राप्त होता है हमें नीम से। और नीम में औषधीय गुण होते हैं, इसके बीज और पत्तियों से दवाएं तैयार की जाती हैं। और तुलसी एवं हल्दी के प्रतिजैविक गुण होते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक होता है ये। और नींबू में विटामिन सी पाई जाती है, विटामिन सी के लिए। और नींबू मच्छर विकर्षक के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे। और तुलसी और हल्दी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीम में। मच्छर विकर्षक का मतलब है कि जो मच्छर को प्रतिकर्षित करे या फिर मच्छर को मच्छर के लिए विषैला हो, तो ये गुण है नीम में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल होंगे और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब गवर्नमेंट
study home. Thanks.